हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो है वो है B.Ed सेमेस्टर 4। सब्जेक्ट कोड है B401, एजुकेशन एंड कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, यूनिट 3, दैट इज़ कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। और जो टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज, चैलेंजेस फेसिंग इंडियन सोसाइटी। सो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। सो इस वीडियो में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हैं। तो जो इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस है उनका मतलब है इंटरनल जो हमारी कंट्री के अंदर है, एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि कंट्री के बाहर हैं। या फिर दूसरे सेंस में आप ये भी कह सकते हैं कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो ऐसे होते हैं जिनको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस वो हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर ये दोनों कंटेक्स्ट हैं, यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल आपको समझ में आ गया होगा क्या है। पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं कि इंटरनल जो हमारे फोर्सेस हैं वो क्या है। तो इसमें आता है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी की अगर बात करी जाए, जनरली ये टाइम पीरियड है 1945 से लेकर 2020 तक का। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए हैं। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो है वो मिली है, डेमोक्रेटिक क्या नाम है वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ी हैं क्योंकि डेमोक्रेसी जो है आई है। तो यहाँ पे साफ देख सकते हैं, आप लिखा है कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हैज़ प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स टू डेवलप देमसेल्फ फॉर वाइटल इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़ इन्वॉल्विंग आइडेंटिटी, स्टेटस, कमिटमेंट, डिज़ायर। यानी लोगों ने डेवलप किया है, उनका जो इंटरेस्ट है वो बड़ा है, चाहे वो उनकी आइडेंटिटी को लेके हो, चाहे स्टेटस को लेके हो, चाहे उनके डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने से रिलेटेड हो। इन सारी चीज़ों में लोगों का इंटरेस्ट बड़ा है। टुडे इंडिविजुअल्स आर मोर कंसर्न विद इंडिविजुअलिटी। आज की डेट में लोग अपने आप को, यानी कि जो इंडिविजुअलिटी है उस पर ज़्यादा फोकस्ड हैं। हम में से हर कोई ये चाहता है कि उसकी अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी हो, तो वो इंडिविजुअलिटी है। The groups which were wholly or largely excluded from free social interaction for generation now insist on getting discriminatory privileges to rise in the social scale। तो ऐसा पहले हुआ, सभी को पता होगा कि इंडियन सोसाइटी में जो अनटचेबिलिटी एंड ऑल और वो सारे कॉन्सेप्ट्स थे, कास्ट सिस्टम था। तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ की वजह से जो ग्रुप्स ऐसे, यानी कि कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी भी थी जिनको कि फ्री इंटरेक्शन नहीं मिलता था, सोसाइटी में उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसी डिस्क्रिमिनेशन का फ़ायदा उठा के अब वो क्या करते हैं, सोशल स्केल में राइज करने के लिए वो प्रिविलेज मांगते हैं कि आप हमें एक स्पेशल स्टेटस यहाँ पे दीजिए। तो ऐसा आपने देखा होगा जो रिजर्वेशन सिस्टम है, कॉज ऑफ दिस, यानी कि इसी चीज़ की वजह से है। देन regions which had remained economically backward because of British rule policies want a share in developmental scheme। सिमिलर वे में क्या हुआ है, ब्रिटिश रूल की वजह से ऐसे कुछ जो एरियाज़ हैं जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहे, जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, आज की डेट में वो भी क्या करते हैं, स्पेशल प्रोविज़न मांगते हैं या गवर्नमेंट से बोलते हैं कि हमें एक स्टेटस मिलना चाहिए, स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए ताकि डेवलपमेंटल स्कीम्स में सबसे पहले हमें प्रायोरिटी मिले। तो वो इसी का पार्ट है। देन कुछ एथनिक ग्रुप्स हैं जो कि कहते हैं कि हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की वजह से हम अपने कल्चरल को जो प्रिजर्व करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए पावर मिलनी चाहिए। देन रिलीजियस ग्रुप है जो कि फ्रीडम चाहते हैं ताकि उनको अपनी जो भी वैल्यूज़ हैं अपने मेंबर्स को सिखा सकें। ठीक है। ऑल दीज डिज़ायर्स एंड डिमांड्स हैव अफेक्टेड द नेचर ऑफ सोशल चेंज इन आर कंट्री इन दी लास्ट 5 डेकेड्स। तो पिछले 50 सालों में हमारी कंट्री में जो सोशल चेंजेस हैं वो इन चीज़ों को लेके हुए हैं क्योंकि सोसाइटी का आउटलुक ओवरऑल चेंज हुआ है। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हैज़ ऑल्सो लेड टू चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ आर सोसाइटी। साथ ही साथ जो राइट मिल गया, राइट टू वोट एंड ऑल, उनकी वजह से भी जो हमारी सोसाइटी है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हुई है। जैसे फ्यूडल सिस्टम था, ज़मींदारी, जागीरदारी, प्रिंसली स्टेट्स, ये सब ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस के साथ ये सब ख़त्म हो गए थे। इट हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द सोशल एंड इकोनॉमिक बेस ऑफ रूरल सोसाइटी और रिजल्ट कैन नाउ बी सीन एवरीवेयर इन इंडियाज़ विलेज। तो इसकी वजह से रूरल जो पॉपुलेशन है उसको क्या है, पावर मिली। पहले उनको नहीं ज़्यादा पावर दी जाती थी। उसके अलावा लिबरली टीन एंट्री जो यहाँ लिखा है, टीनेंट्स का मतलब होता है वो लोग जो खेतों में काम करते हैं, यानी कि इस रेफरेंस में टीनेंट्स का मतलब ऐसे किराएदार भी होता है। तो यहाँ पे इस रेफरेंस से लिखा हुआ है कि जो खेत थे वहाँ पे जो बटाईदार होते थे वो लोग काम करते थे। एक्चुअल लैंड उनका नहीं होता था बट वो काम करते थे। लेकिन इंडिपेंडेंस में, जब इंडिपेंडेंस के बाद जब क्या नाम है आपका लैंड रिफॉर्म्स हुए तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको भी पावर मिली। तो यहाँ पे जो रूरल मिडिल क्लास है वो पावरफुल हो चुका है अब। और ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू जो है उन्होंने देखा, यानी कंट्री ने देखा है कि कितना इस क्लास ने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये आपका पहला पॉइंट है जो कि चैलेंजेस है, यानी कि इंटरनल चैलेंज में पॉलिटिकल जो इंडिपेंडेंस है एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है उसको लेके आना कंट्री में अपने आप में एक चैलेंज था। और इवन उसके बाद, उसके इम्प्लीमेंट होने के बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो गवर्नमेंट को फेस करने पड़ते हैं।
देन उसके बाद एक इशू है आपका रूरल वर्सेस अर्बन सोशल इशू। तो यहाँ पे क्या है, रूरल सेक्टर है जो कि आपको पता ही है, गांव के एरियाज़, अर्बन सेक्टर जो डेवलप हो रहे हैं यानी कि जिन्हें हम शहर कहते हैं या सिटीज़ हैं वो। तो रूरल सेक्टर में की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला कैरेक्टर कहता है पीपल आर इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, यानी कि या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहते हैं, तो वो गाँव का एरिया है। देन नेक्स्ट सेकंड जो है अपर क्लास या अपर कास्ट सिटीजन्स आर द लार्जेस्ट लैंड होल्डर्स। अपर कास्ट वाले जो सिटीजन्स हैं उनके पास ज़्यादा लैंड होल्डिंग्स हैं, तो अगेन ये रूरल की फीचर्स हैं, लेकिन ये मतलब पुराने मेथड्स के बेसिस पे लिखी हैं, तब तो कह रहे बहुत हद तक चेंज भी हुआ है, बट फिर भी अगेन सेम चीज़ कहीं ना कहीं अप्लाई होती है कि जो ज़्यादा पैसे वाला बंदा उसके पास ऑब्वियसली ज़्यादा लैंड होल्डिंग्स होगी। थर्डली द रूल एंड द वैल्यूज ऑफ द रूरल पीपल आर ट्रेडिशनल, ऑल्सो द फार्मर्स रिसीव इन एडिक्वेट कॉम्पनसेशन फॉर देयर हार्ड वर्क। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि जो रोल जो भी वैल्यूज़ हैं या फिर वैल्यू सिस्टम है आप कह सकते हैं रूरल पीपल का, वो क्या ट्रेडिशनल है, यानी कि वो पुराने सिस्टम पे जो बहुत ही पुराने ट्रेडिशंस उनके चले आ रहे हैं उन्हीं को वो फॉलो करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है यानी कि फाइनल फीचर जो है उसकी वो है कि पीपल आर स्कैटर्ड इन रूरल एरियाज एज़ कम्पेयर टू अर्बन सिटीज़। अगर आप गांव के एरिया में जाएंगे तो आप गांव के एरिया में देखेंगे कि वहाँ पे जो लोग हैं स्कैटर्ड हैं। स्कैटर्ड का मतलब कि मान लेते हैं कि ये एक गांव है, तो आप एक पैटर्न देखेंगे गांव में क्या होता है, अगर यहाँ पे रोड है कुछ भी है, घर एक यहाँ पर होगा, एक घर यहाँ पर होगा, एक घर यहाँ पर होगा, यानी कि लोग फैले हुए हैं, स्कैटर्ड हैं। जबकि सिटीज़ में ऐसा नहीं है, सिटीज़ में सारे घर के आपस में बिल्कुल चिपक के बने हुए हैं ऑल, और वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं होती, आप कह सकते हैं टोटल सफोकेशन भी कई बार होता है। दिस आइसोलेशन मीन्स दैट देयर एक्सेस टू सर्विसेज लाइक बैंक, हॉस्पिटल एंड स्कूल्स इज़ ऑल्सो मिनिमल। अब यहाँ पे क्या है, लेकिन कि जो स्कैटरनेस है इनकी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके पास जो सर्विसेज हैं जैसे बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये क्या होते हैं, ये मिनिमम होते हैं। मिनिमम क्यों? क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर एक चीज़ में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हो, जनरली गवर्नमेंट तो फिर भी एक बार को सोशल डेवलपमेंट को लेकर चलती है, लेकिन जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कभी भी विदाउट प्रॉफिट काम नहीं करते। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे एरिया में हॉस्पिटल कभी भी नहीं ओपन करेगा कोई प्राइवेट सेक्टर का, जो भी आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूट या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो, जहाँ की आइसोलेशन हो। यानी कि अगर आपने यहाँ पे हॉस्पिटल खोल दिया ऐसी जगह पे जो कि गांव का एरिया और दूर दूर तक जो पॉपुलेशन है बहुत ही कम है, तो उससे उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए वो वहाँ पे ओपन भी नहीं करेंगे। सिमिलर वे में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का भी अपने क्राइटेरिया होता है कि इतनी मिनिमम पॉपुलेशन पे इतनी चीज़ें होनी चाहिए, इतनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो वहाँ पे भी ये स्कैटर्डनेस है, इसकी वजह से वहाँ पे भी क्या होता है, फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। देन अर्बन सेक्टर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज पॉपुलेशन इन दी स्मॉल एरिया। अब अर्बन सेक्टर की अगर बात करी जाए तो वहाँ पे क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है पॉपुलेशन का, बहुत सारी पॉपुलेशन एक छोटे से एरिया में। अब इससे कुछ और इश्यूज़ बन जाते हैं, स्लम, झुग्गी झोपड़ियों वाला कॉन्सेप्ट, हाई क्राइम रेट हो जाता है, पॉल्यूशन होता है, ड्रग अब्यूज़ होता है, एंड इवन अनएम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पर होता है। सिटीज़ जो होती हैं उनके एक फ़ीचर और है कि वो हाईली इंटरडिपेंडेंट है इन एवरी स्मॉल पार्ट, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में भी सिटी आपस में क्या होती है, बहुत ही इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं ऑटो रिक्शा की हड़ताल हो जाती है, तो इससे पूरी की पूरी सिटी पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, जबकि विलेज एरिया में एज सच कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट चैलेंज जो है वो है पॉवर्टी। तो अगेन गरीबी के बारे में हम सभी को पता है कि इंडिया में सबसे बड़ी जो चैलेंज रही है ज़्यादातर टाइम वो यही रहा है, पॉवर्टी। एंड जितनी भी सरकारें आई उन्होंने कहीं ना कहीं पॉवर्टी को रिमूव करने की ही बात करी। तो पॉवर्टी को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं इट कैन बी डिफाइन एज इनएबिलिटी टू सिक्योर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, यानी सोसाइटी का जो भी एक स्टैंडर्ड है मिनिमम लिविंग का, वो अगर कोई पर्सन नहीं अचीव कर पा रहा है, नहीं मीट आउट कर पा रहा है, तो उसको कहा जाता है कि वो पुअर है। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन 22% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 2012। तो 2012 के डेटा के हिसाब से जो प्लानिंग कमीशन है उसने कहा था कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है उसका 22% जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे है, यानी कि गरीब इतने ज़्यादा हैं। विद इन द इंडियन कंटेक्स्ट मैनी यूनिक कॉजेज ऑफ पॉवर्टी हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो कुछ यूनिक कॉजेज़ हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है गरीबी के लिए, और उनमें से कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात हम कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो कहता है कि पॉपुलेशन का राइज़। ऑब्वियसली ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में जो हुई है, यानी कि जो राइज इन पॉपुलेशन है उसकी वजह से रिसोर्सेज क्या हैं वो कम पड़ गए, क्योंकि रिसोर्सेज ऑलरेडी लिमिटेड होते हैं, लेकिन उनकी डिमांड जब बढ़ेगी वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो एक रीज़न तो ये है। सेकेंड रीज़न ये है कि लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आपके पास लैक ऑफ कैपिटल है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हैं। अब ये फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स क्या होती हैं? फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स का मतलब है, मान लेते हैं हमारे पास ये एक खेत है, ठीक है, और इस फील्ड में ये वाला पोर्शन जो है वो रवि का है, ये वाला यहाँ पे कोई पर्सन उसका वो उसका नाम है कवि, उस कवि का है, ठीक है। एंड ऐसे ही यहाँ पे फिर एक लैंड है जो कि रवि का है, और यहाँ पे कोई पर्सन है जिसका नाम है राज, ठीक है।
ये इनके लैंड है। अब होता क्या है, और इसके बगल में मान लेते हैं यहाँ पे अगेन ये कवि का एक लैंड है, तो इन सब के लैंड जो है वो दूर दूर हैं, यानी फैले हुए हैं अलग अलग। अब ऐसे में अगर मान लेते हैं रवि कोई क्रॉप उगाना चाहता है तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं उगा पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसके बाद कवि का खेत है। सिमिलर वे में अगर कवि कोई मैसिव प्रोडक्शन करना चाहता है तो कवि नहीं कर पाएगा, क्योंकि कवि के नेक्स्ट इधर रवि है, इधर राज है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, अगर ये फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स यानी कि कंबाइन कर दी जाए, ऐसे मान लेते हैं रवि ये कहे कवि से कि भाई मैं ये वाला जो पोर्शन है ले लेता हूँ, ये वाला खेत, और मैं तुम्हें उसके बदले में अपना खेत अब दे देता हूँ। तो अगर ये एक्सचेंज कर लेते तो इन फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग से फ़ायदा ये होता है कि अगर ये खेत ये रवि का बन जाए तो रवि के पास इतना बड़ा एरिया आ जाएगा जहाँ पे वो कल्टीवेशन इजीली कर पाएगा। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स के बारे में आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, आपने हो सकता है क्लास 10th में पढ़ा हो सकता है क्लास 12th की इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो, कहीं ना कहीं फॉर श्योर आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा। तो ये फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है, इसकी वजह से भी एक रीज़न है कि प्रोडक्टिविटी कम होती है, यानी कि आप ज़्यादा उगा नहीं पाते हैं चीज़ें। तो अगेन एक कॉज ये भी है। नेक्स्ट कॉज इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अब सभी को पता है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। तो इंडिया में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट भी रहा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं वो। उसके अलावा टाइप्स हैं जिसमें कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है एग्रीकल्चरल सेक्टर का, तो ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए। उसके बाद बात आती है सोशल फैक्टर्स की, विच हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू पॉवर्टी थ्रू द कास्ट सिस्टम। एंड कास्ट सिस्टम भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहा है कहीं ना कहीं पॉवर्टी के लिए, क्योंकि कास्ट सिस्टम के बेसिस पे क्या होता है, लोगों को जॉब्स नहीं दी जाती थी पहले। और उसके अलावा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर भी ना होने की वजह से ऐसा होता है कि आपको काम नहीं मिल पाता। उसके अलावा जेंडर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। ये जो जेंडर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टी होती है आपकी पुश्तैनी जायदाद एंड ऑल, तो उसको कौन एक्वायर करेगा, किसको मिलेगी, ठीक है। तो वो चीज़ें, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि पॉवर्टी जो है वो इंडिया में रहती है, स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स को जनरली क्या होता था, पहले शेयर नहीं मिलता था प्रॉपर्टी में। देन फाइनली political factors such as British exploitation of natural resources also led to weakened Indian economy। और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया की जो नेचुरल वेल्थ थी उसको ड्रेन करा, लूटा, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया का वो डिस्ट्रॉय हुआ। इसके बाद अगेन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आ जाता है, क्योंकि पहले हमने इसको शॉर्ट में समझा, अब यहाँ पे समझ लेते हैं क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए। इसका मतलब सिंपल सा है कि इनएबिलिटी टू फाइंड रिनोमरेटिव वर्क इन द फेस ऑफ बोथ पोटेंशियल एंड डिज़ायर टू अर्न, यानी कि आप काम करना चाहते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल भी है लेकिन आपको काम ही नहीं मिल रहा है, तो अगेन इट विल बी टर्म्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट। द 3 एलिमेंट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर इंडिविजुअल मस्ट बी कैपेबल, विलिंग एंड मेकिंग एन एफर्ट टू बी गेनफुली एम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन को तब कहा जाता है, यानी कि बेरोज़गार तब कहा जाएगा जब वो कैपेबल है, यानी कि जो जिस टाइप की जॉब अवेलेबल है उसको उसने उस कोर्स में, या आप कह सकते हैं कि उस एलिजिबिलिटी को मीट करता है, क्राइटेरिया को, उसके अंदर विलिंगनेस है। विलिंगनेस का मतलब कि वो चाहता है काम करना। एंड देन लास्ट पॉइंट ये कहता है कि वो अपने एफर्ट्स भी दे रहा है। जैसे मान लेते हैं कि आपको जॉब करनी है, यू आर गोइंग टू कम्प्लीट योर बीएड, तो टीचर के लिए मान लेते हैं कि बीएड की एलिजिबिलिटी है, तो जैसे आपका 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा या इवन आप एग्ज़ाम देंगे आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास विलिंगनेस, ठीक है, आप काम करना चाहते हैं। एंड लास्ट चीज़ कि मान लेते हैं कि कहीं पर वैकेंसी आ रही है, तो आप उसके लिए क्या ट्राई कर रहे हैं। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर मेकिंग एफर्ट। अब आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपके पास जॉब नहीं होगी, दैट टाइम यू वोंट बी कॉल्ड या फिर टर्म्ड एज अनएम्प्लॉयड, ठीक है। उस केस में क्या है कि वो आपका एक मतलब अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो, बट इट विल बी वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर आप काम करना नहीं चाहते हैं। अब यहाँ कॉजेज़ क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के, तो एक है डिग्रेडिंग सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस के केस में है कि कई बार क्या होता है, लोग अपने आप को ओवर क्वालिफाइड समझते हैं और वो जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, या फिर वो अनएम्प्लॉयड रहना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि ज़्यादातर यूथ क्या करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने को बड़ा प्रेस्टिजियस समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे, नेट कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा हमें स्टेटस मिलेगा और ये हो जाएगा कि हाँ भैया कॉलेज में प्रोफेसर है। लेकिन वहीं पर अगर स्कूल में पढ़ाने की बात आती है तो फिर वो उसको बहुत ही नीची निगाहों से देखते हैं। हाँ, इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि यार स्कूल में पढ़ाना जो है वो बेकार है। सो ये भी एक टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट का कॉज हो सकता है। देन ज्योग्राफिकल इमोबिलिटी, कई बार ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं वो नहीं मूव कर पाते एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि जहाँ पे हायर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लैंग्वेज बैरियर्स भी होते हैं कई बार, और कई बार फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं।
जैसा कि एक एग्जांपल ये हो सकता है कि वुमेंस के केस में जनरली वो अगर कहीं पे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अपनी फैमिली की वजह से मूव नहीं कर पाती। इट कैन बी हस्बैंड, इट कैन बी समथिंग एल्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जोग्राफिकल इमोबिलिटी भी रिस्पॉन्सिबल होती है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। उसके अलावा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो हम सभी को पता है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि यहाँ पर यानी कि इकोनॉमी में जो लिमिटेड जॉब्स हैं उनके लिए अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं। तो कहीं ना कहीं पर्सन को या फिर आप कह सकते हैं इंडिविजुअल को जॉब नहीं मिल पाती, और कई बार ऐसा होता है कि जॉब भी लोगों की चली जाती है। तो ये भी एक रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। उसके अलावा डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इंपॉर्टेंस जो है प्राइमरी एजुकेशन को नहीं दी गई है ज़्यादा, वोकेशनल ट्रेनिंग को भी नहीं मिलती है। यानी कि प्राइमरी पे फोकस है, गवर्नमेंट नो डाउट फोकस करती है ओनली इन द बुक्स थियोरेटिकली, बट रियलिटी ये है कि प्राइमरी एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग को ज़्यादा वे में हैंडल नहीं किया गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। तो इससे जो प्रॉब्लम हो क्या होती है कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ मिडिल क्लास या हाई इनकम यूथ को ही मिलती है प्राइवेट स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ में, जबकि एक नॉर्मल जो लोअर क्लास है वो एजुकेशन प्रॉपर्ली नहीं ले पाता है। एंड इसके पीछे एक फैक्टर और है कि लोग ज़्यादा अवेयर भी नहीं है। द कंडीशन इन मोस्ट गवर्नमेंट स्कूल्स आर अनसूटेबल फॉर स्टडिंग एंड ऑफन टा रिजल्ट फॉर मैनी गर्ल्स टू ड्रॉप आउट। और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे भी हैं जहाँ पे कंडीशंस जो हैं वो प्रॉपर नहीं है, और इस वजह से गर्ल्स जो है सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट वहाँ पे करती हैं। उसके अलावा जो वोकेशनल ट्रेनिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें कई बार रविंद्रनाथ टैगोर जो उन्होंने भी सजेशंस दिए थे कि एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस नहीं है, जबकि उस पर होना चाहिए ताकि बंदा लाइफ स्किल्स जो है वो सीख पाए। अगला जो फैक्टर है वो है इलिटरेसी। तो इलिटरेसी भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया में जो इलिटरेसी है उसका जो रेट है काफ़ी ज़्यादा हाई है। दो 74.04 ऑफ पीपल वर काउंटेड एज लिटरेट इन 2011 सेंसस। 2011 में जब सेंसस हुआ था तो वहाँ पर 74.04 लोग काउंट हुए थे कि जो कि पढ़ लिख सकते थे। एंड देयर इज़ अ वाइड डिस्पैरिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया एंड मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन। साथ ही साथ अर्बन रूरल एरिया में यानी कि शहरी और जो ग्रामीण एरिया है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। साथ ही साथ मेल्स एंड फीमेल्स की एजुकेशन को लेके भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे था। द कंडीशन इन विलेजेस इज़ वर्स दैन सिटी। शहरी इलाकों की जो कंडीशन थी वो काफ़ी बेटर थी एज़ कम्पेयर टू विलेजेस, क्योंकि विलेजेस में वही अगेन जो कॉन्सेप्ट आता है वही है कि दे आर लेस अवेयर अबाउट द एजुकेशन। देन दो अ नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स हैव बीन सेटअप इन द रूरल इंडिया, द प्रॉब्लम परसिस्ट। अब गवर्नमेंट का पूरा फोकस रहा है प्राइमरी एजुकेशन पे, नो डाउट, लेकिन जैसा कि हमने अभी इससे पहले वाले पॉइंट में पढ़ा था कि वो इफेक्टिव नहीं रह पाया, क्योंकि प्राइमरी स्कूल्स खुले रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा खुले और थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे खुले, लेकिन लोगों को अवेयर नहीं करा पाए जिससे कि प्राइमरी एजुकेशन जो है लोगों को मिल पाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लिटरेट में काउंट किया जाता है लेकिन वो लिख या पढ़ नहीं सकते, तो ये भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे। मैनी एडल्ट इन इंडिया आर ऑल्सो अनटच्ड बाय एजुकेशन। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बड़े हैं, यानी कि जो एक फॉर्मल स्कूल एजुकेशन वाला टाइम है वो क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन उनको एजुकेशन नहीं मिली। और केरला यहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट के साथ है, जबकि बिहार जो है वो लोएस्ट लिटरेसी रेट के साथ है। लेकिन फिर भी जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि सबसे ज़्यादा ISPCS जो है वो बिहार से ही निकलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा चैलेंज है वो है कास्ट सिस्टम। तो अगेन कास्ट सिस्टम जो है उसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पहले रही है, आज भी है, बट उतना ज़्यादा नहीं है, लेवल जो है उसका कम हो चुका है, बट फिर भी बहुत सारी जगह पे प्रिवेल करता है। इंडियन कास्ट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन कल्चरल फीचर्स ऑफ हायरार्की। तो कास्ट सिस्टम यहाँ पे कल्चरल फीचर्स पे हमने वैदिक सिस्टम भी पढ़ा था, हमने पढ़ा था एजुकेशन सिस्टम में कि वहाँ पर भी लोगों के वर्क के बेसिस पे डिवीजन था कि कौन क्या या किस कास्ट को बिलोंग करता है, वो भी किस काम के बेसिस पे, यानी कि जिस टाइप का वर्क करता है उसके बेसिस पे। इट फॉलोज द थ्योरी ऑफ कर्मा एंड धर्मा, यानी कि धर्म और कर्म की बातों के बेसिस पे है। इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल कास्ट दैट इज SCs to the constitution in 1935. Currently, SCs constitute around 16% of Indian population. The main issues faced by Dalits are untouchability, exploitation, exclusion from religious and educational institution and social discrimination. यानी कि उनके साथ ऐसा हुआ कि उनको कई बार जो इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता था, इवन जो टेम्पल्स होते थे वहाँ पर उनको जाने नहीं दिया जाता था, तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन शॉर्ट उनके साथ होता था। सो इसको रिमूव करना भी एक चैलेंज रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा कि जो पीरियड है 1945 से लेके 2020 तक का, इस टाइम पीरियड को हम स्टडी कर रहे हैं इन दी कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। सो द थिंग इज़ दैट कि ये पॉइंट जो है कास्ट सिस्टम वाला कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता आया है, बहुत पहले भी, अभी भी है, लेकिन हाँ एज़ कम्पेयर टू पहले के टाइम में ये चीज़ थोड़ी कम हो गई है। देन 7th पॉइंट अगर हम बात करें करप्शन, तो अगेन भ्रष्टाचार के बारे में हम सभी को पता है कि करप्शन जो है इट इज़ लाइक अ एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है एक डिजीज़ या कंडीशन जो कि रेगुलरली जो है वो
लोगों में आपको मिलेगी या सर्टेन एरिया में आपको मिलेगी। तो ये जो एंडेमिक है ये पूरे इंडिया में फैला हुआ है, और इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में ये करप्शन बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है वो एग्जिस्ट करता है। देर इज़ हार्डली एनी ऑफिस इन बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दैट इज़ अनटच्ड बाय दिस डिजीज़। तो अगेन सभी को पता है कि करप्शन जो है ये भी एक चैलेंज है बहुत बड़ा, क्योंकि कोई भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर का ऑफिस नहीं है जहाँ पे करप्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। हर जगह कहीं ना कहीं आपको भ्रष्टाचार का जो फॉर्म है वो मिल जाएगा। तो देन जो नेक्स्ट यानी 8th पॉइंट है हमारा इंटरनल का, वो है आपका एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम के बारे में अभी डिस्कस भी किया था। तो एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया में रहा है वो थियोरेटिकल रहा है, प्रैक्टिकल या स्किल बेस्ड जो है वो नहीं रहा है कभी भी। स्टूडेंट्स स्टडी टू स्कोर मार्क्स नॉट टू गेन नॉलेज। बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ मार्क्स स्कोर करने के लिए, नॉलेज के लिए नहीं। दिस सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल मास्टर्स टू क्रिएट सर्वेंट्स हु कुड सर्व बट नॉट लीड। अब ये जो थियोरेटिकल पैटर्न है, आप कह सकते हैं जो भी मॉडर्न हमारा सिस्टम जिसे हम एजुकेशन का कहते हैं, इसे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, यानी ब्रिटिशर्स ने। और ब्रिटिशर्स ने क्यों किया था, क्योंकि उनको ऐसे लोग चाहिए थे जो उनके लिए एज अ सर्वेंट काम कर सकें। एंड यहाँ पे लिखा भी है हु कुड सर्व बट नॉट लीड, यानी कि जो सर्व करेंगे लेकिन लीडर्स नहीं बनेंगे, लीड नहीं करेंगे। एंड वी स्टिल हैव द सेम एजुकेशन सिस्टम, और हम लगातार उसी एजुकेशन सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम उसी एजुकेशन के सिस्टम के हिसाब से पढ़ते चले आ रहे हैं। Rabindranath Tagore had written many articles offering suggestions to change the education system of India, but still it is the same. रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने बहुत बार गवर्नमेंट को लिखा कि ये जो मेथड है टीचिंग का वो चेंज किया जाना चाहिए, इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी। तो वहाँ पर एज सच कुछ हुआ नहीं, और आप देख सकते हैं अभी भी वो सेम है। तो ये एजुकेशन सिस्टम भी एक टाइप का चैलेंज रहा है। इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे चाइल्ड लेबर है, ठीक है, जो वॉयलेंस है रिलेटेड टू वुमेन्स वो है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें एक्सटर्नल चैलेंजेस की, जो बाहर की चैलेंजेस हैं जो कंट्री फेस करती है, सोसाइटी फेस करती है, उसमें सबसे पहला चैलेंज है सिक्योरिटी इशूज़। इंडिया फेसेस वेरियस सिक्योरिटी इशूज़, डिफरेंट टाइप के सिक्योरिटी इशूज़ हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, फूड, हेल्थ, एनवायरमेंटल, कम्यूनल, पॉलिटिकल सिक्योरिटी। सो इतने टाइप के सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं जो कि सोसाइटी फेस करती है। इट ऑल्सो फेसेस इश्यूज सच एज ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, नेचुरल डिजास्टर, माइग्रेशन चैलेंजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड साइबर क्राइम। तो ये भी एक टाइप का चैलेंज है जो कि फेस करना पड़ता है सोसाइटी को। अब ये जो भी इश्यूज़ हैं इनसे सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इंडिविजुअल की प्राइवेसी पे भी फ़र्क पड़ता है, एंड राइट टू सिक्योरिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर नेशनल थ्रेट है, यानी कि मान लेते हैं कुछ भी है, जैसे फॉर एग्जांपल पेंडेमिक ही था, तो पेंडेमिक के केस में सिर्फ इकोनॉमी पे या गवर्नमेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ा, बल्कि सारे लोगों के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ा। सारे लोग खुद को उस डिजीज़ से बचाने के लिए वर्क कर रहे थे, गवर्नमेंट कंटिन्यूसली SOPs दे रही थी, और लोग क्या कर रहे थे, उन इंस्ट्रक्शंस को, SOPs को फॉलो भी कर रहे थे, जिससे कि वो कोविड से बच सकें। तो ये एक टाइप का इशू है, यानी कि सिक्योरिटी इशू है। देन उसके अलावा एग्रीगेन इंडस्ट्रियल चैलेंजेस। तो एग्रीगेन एंड इंडस्ट्रियल चैलेंज का मतलब, एग्रीगेन का मतलब बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल वर्क जो है, दोनों इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है इंडिया में, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो भी, और प्लस एग्रीकल्चर पे तो हमारी इकोनॉमी पूरी बेस्ड है, यानी कि इंडिया को एग्रीगेन इकोनॉमी भी बोला जाता है। इवन दो एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट 75% ऑफ GDP टू आवर इकोनॉमी, it faces numerous problems such as instability in the monsoon, different cropping pattern, land ownership, technique of farming and labor's condition, the output of the crop, minimal pricing of the crop and exploitation। तो इंडिया की GDP में 75% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर का है, लेकिन फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम है, जैसे मानसून डिले हो जाता है, कई बार एक्स्ट्रा हो जाता है, फ्लड्स आ जाती हैं, क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, लैंड ओनरशिप हो गई कि भाई ओनर कोई और है, काम कोई और कर रहा है, और जो काम कर रहा है पूरे डेडिकेशन के, उसके पास लैंड नहीं है, ठीक है। उसके अलावा मिनिमल प्राइसिंग है, यानी कि आपने फसल उगाई और आपको बहुत कम दाम उसके मिले। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक टाइप का चैलेंज है इकोनॉमी के लिए, साथ ही साथ सोसाइटी के लिए। सेम कंडीशन जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी है, जहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि बैंक लोन बहुत कम बैंक देते हैं, रेजिस्टेंस टू यूज़ लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जहाँ लेबर ज़्यादा है, कैपिटल कम है, तो उस टेक्निक को भी यूज़ करना लोग नहीं चाहते, जबकि इंडिया में लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा बेटर तरीके से यूज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लेबर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। देन ब्लैक मनी भी एक प्रॉब्लम रही है, ब्राइबिंग यानी कि जो आप रिश्वत देते हैं वो, एंड हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दिस हैज़ रिड्यूस्ड मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट, और इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट जो है वो रुका है। तो ये भी अगेन इंडियन सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है। देन उसके अलावा थर्ड पॉइंट है हमारा माइग्रेशन एंड द रिफ्यूजी प्रॉब्लम। तो माइग्रेशन जो है टाइप्स, उसके बहुत सारे टाइप होते हैं।
माइग्रेशन होता है रूरल से अर्बन एरियाज़ में, कंट्री से दूसरी कंट्री में। रिफ्यूजीज़ वो होते हैं जिनको कि उनकी कंट्री में फोर्स कर दिया जाता है वहाँ की जो भी पॉलिटिकल कंडीशन या सिचुएशन है उससे एस्केप करने के लिए। और इंडिया में जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है ये भी बहुत ज़्यादा हुआ है, एंड इवन रिफ्यूजी वाले केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हुए हैं। माइग्रेशन में हमेशा जो प्रॉब्लम आती है, एक तो ये आती है एक्सप्लोजन ऑन पॉपुलेशन होता है अर्बन एरियाज़ में। आप गांव से मूव करके आ जाते हैं शहरों में, तो शहरों में क्या होता है, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनअप्रोप्रिएट होता है, प्रॉपर नहीं होता, तो सारे के सारे लोग जो हैं वो अकोमोडेट नहीं हो पाते और फिर स्लम एरियाज़ एंड ऑल ये सारी चीज़ें वहाँ पे फॉर्म होती हैं। उसके अलावा इंडिया में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पर रिफ्यूजीज़ बढ़े हैं, जैसे कि पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ हो तो पाकिस्तान से लोग आए, बांग्लादेश तय, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान वॉर जब हुई तो वहाँ पर भी इंडिया में रिफ्यूजीज़ आए। उसके अलावा द सीनो इंडियन वॉर, ठीक है, तो वहाँ पर भी रिफ्यूजीज़ आए। सिमिलर वे में अफ़गानिस्तान में भी जब अभी तालिबान रूल आया था तो वहाँ पर भी क्या हुआ था, अफ़गानिस्तान से बहुत सारे लोग मूव करके इंडिया में आए थे, तो वो भी रिफ्यूजीज़ हैं, वो भी इंडिया में आए, तो क्या होगा, इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो ऑब्वियसली बढ़ेगी। और गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि उससे उनको रिफ्यूजीज़ को भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती हैं एज़ पर ह्यूमन राइट्स एंड ऑल। सो इससे भी क्या होता है, एग्जिस्टिंग जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर क्या होता है, बर्डन पड़ता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉइंट और भी कि कंट्री को बहुत सारा मनी स्पेंड करना पड़ता है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि अगेन डेवलप्ड नेशन की सिचुएशन से पीछे हट जाती है कंट्री, यानी कि वो डेवलपिंग फेज में दोबारा आ जाती है। एंड देन लास्ट पॉइंट हमारा है एनवायरमेंटल चैलेंजेस। अगेन ये एक्सटर्नल फोर्स है। एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो हैं वो भी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज या खतरा भी रहा है, आप कह सकते हैं। पास्ट फ्यू ईयर्स में इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन एनवायरमेंट की कॉस्ट पे। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई अगर आप कहीं पे फैक्ट्री लगा रहे हैं, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, आप बड़े बड़े हाईवेज़ बना रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, और इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड होता है। एनवायरनमेंट हैज़ बीन कंसिडर्ड अ लग्जरी एंड नॉट नेसेसिटी। मैक्सिमम टाइम एनवायरनमेंट को एक लग्जरी माना गया, उसको नेसेसिटी नहीं समझा गया। यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है। और उसके अलावा ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में सभी को पता होगा, इसको हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या था, मैसिव प्रोडक्शन हुआ था वीट का, राइस का, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ करके। लेकिन इससे हुआ क्या था, पेस्टिसाइड्स का यूज़ उसमें बहुत ज़्यादा होता था। अल्टीमेटली इससे सॉइल की जो क्वालिटी, यानी कि जो मिट्टी की आप कह सकते हैं कि पावर है, फर्टिलिटी है, वो ख़त्म हो गई। और साथ ही साथ लोगों की जो हेल्थ है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ा। यहाँ पे लिखा भी है डिक्रीज इन दी हेल्थ ऑफ द फार्मर। तो अल्टीमेटली जब मिट्टी ख़राब होगी तो वहाँ से क्या होगा कि आपकी जो भी क्रॉप्स होंगी, नेक्स्ट जॉब लगाना चाहेंगे, वो प्रॉपरली नहीं होगी, तो अल्टीमेटली इससे इकोनॉमिक लॉस भी होगा फार्मर्स का। एंड इट ड्रेन्ड द मिनरल्स ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल से जो मिनरल्स थे वो गायब हो गए। तो जब मिनरल्स ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली फसल जो आप नेक्स्ट उस पर लगाएंगे वो प्रॉपरली नहीं होगी। सो ये थे कुछ चैलेंजेस जो कि इंडियन सोसाइटी, यानी कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी जो है उसने फेस करे या फेस कर रही है। वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट में आप बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।